गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम आर्टिकल 29 से लेकर के 35 तक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर्स एंड आर्मी के राइट्स इस पर डिस्कस करेंगे। राइट, तो आर्टिकल 29 में क्या प्रोविज़न है? बेसिकली आर्टिकल 29 बात करता है देश में माइनॉरिटीज़ की स्थिति पर, माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेज पर, माइनॉरिटीज़ की जो भी वॉट एवर प्रॉपर्टीज़ है, लैंग्वेज है, आर्ट है, उसके बारे में बात करता है। तो ये कहता है कि जो राज्य में विद इन इंडियन टेरिटरी राज्य द्वारा संचालित किसी भी तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पर अगर माइनॉरिटीज़ का कोई स्टूडेंट आता है तो एक तो हम उसे मना नहीं करेंगे एजुकेशन देने के लिए, दूसरी उसको जो है हम उसकी भाषा कोई भी हो सकती है, उसको अपनी भाषा, अपने कल्चर्स, जो भी उसकी संस्कृति है, उस लैंग्वेज, उस कल्चर्स के साथ ही हम एक्सेप्ट करेंगे। मतलब हम उसको ये फोर्स नहीं करेंगे कि भाई आप असमी क्यों बोलते हो, मतलब आप असमी बोलते हो, आप तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, तो इसके आधार पर हम आपको परीक्षा नहीं देने देंगे। अगर वो परीक्षा तेलुगु में देना चाहता है तो तेलुगु उसका कल्चर है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसको जो है क्या दिया है, रिकॉग्नाइज किया है उस लैंग्वेज को, तो आप उसको उसके कल्चर्स के साथ ही एक्सेप्ट करेंगे। मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ तो भाई, अब एक बात है, हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन में तेलुगु नहीं चलती, ठीक है, तेलुगु का पेपर आप अपनी तेलुगु भाषा में आप अपने आप दे लीजिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आएगी कॉपी चेक करने की, चूँकि तेलुगु हम में से कोई जानता ही नहीं है। राइट, तो उसके लिए चेकिंग करने के लिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो तेलुगु जानता हो उससे चेक करवा ले। राइट, कि उसने क्वेश्चन को सही आंसर किया है या नहीं किया है। तो बेसिकली ये एक बात कहता है कि हम किसी भी कल्चर्स का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, जो राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित का मतलब होता है गवर्नमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशंस, और एक होता है स्वावित्त पोषित। स्वावित्त पोषित का मतलब हो गया सेल्फ फिनांस्ड, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं। लेकिन जो सेल्फ फिनांस्ड भी हैं तो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, उनको रिकॉग्निशन किसने दिया है? सरकार ने दिया है कि हाँ ठीक है, तुम इंटर कॉलेज चला लो, तुम हाई स्कूल चला लो। तो चूँकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो हम जो है किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, कहीं से भी आया है विद इन इंडियन टेरिटरी, हम उसको जो है क्या करेंगे, उसकी लैंग्वेज, उसके कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। मतलब हम प्रोटेक्ट करेंगे उसको, उसके कल्चर्स के साथ एक्सेप्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर उसके कल्चर्स, उसको अपनी कल्चर्स को मेंटेन रखने का अधिकार है। माइनॉरिटीज़ को भी अपने कल्चर्स के साथ जीने का अधिकार है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करता है, उसके कल्चर्स की बात करता है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी 29। इसके बाद 30, आर्टिकल 30 में प्रोविज़न है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें अपना इंस्टीट्यूशन, अपना जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो उनके कल्चर्स को सूट करता हो, उनकी संस्कृति पर सूट करता हो, उसके अकॉर्डिंग वो अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब हम उनको ये मना नहीं कर सकते हैं कि भाई आप तो माइनॉरिटीज़ में आते हो, बहुत कम हो, और बहुत कम होने के बाद भी आप जो है ये अपना इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते हो। कम है तो क्या हुआ, है तो इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक होने के नाते जैसे दूसरों की तरह उन्हें भी क्या है, अपना इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार है, उसे मेंटेन रखने का राइट है। ये तो 30 की बात हो गई। अब 31 की अगर हम बात करें तो इसमें हुआ करता था 31 में फंडामेंटल राइट में क्या, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू हैव प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति रखने का अधिकार। और संपत्ति रखने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में दो जगह था।
एक आर्टिकल 19 क्लास 1 ऐप में था और एक 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था। दो जगह जो है फंडामेंटल राइट था। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी वॉज फंडामेंटल राइट, बट नाउ दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट। ये राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन अब फंडामेंटल राइट ये नहीं है। कब से नहीं है? 44 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1978। जो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो 1978 में हुआ था। तब इस अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को जो है क्या कर दिया था? फंडामेंटल राइट से इसको रिमूव कर दिया गया था। राइट क्या कर दिया था? फंडामेंटल राइट से इसको रिमूव कर दिया था। क्यों रिमूव कर दिया? कि इसमें ये एक अमेंडमेंट लाए और ये कहा कि अब प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट ना हो करके क्या होगा? अब ये लीगल राइट होगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी नाउ इज अ लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी नाउ इज अ लीगल राइट। अब ये जो है क्या है? एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। 1978 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें फंडामेंटल राइट जो प्रॉपर्टी थी वो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज फंडामेंटल राइट, बट नाउ इज अ लीगल राइट। अब ये एक लीगल राइट बचा है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका जो है आर्टिकल 31 तक कवर हुआ। अब इसके बाद मेनली बात आती है आर्टिकल 32 की, जिसमें हम थोड़ा लेंथीएस्ट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम हमेशा आपको 32 के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, बार बार बताया है। राइट? तो जब हम 32 पढ़ेंगे तो आज हम 3 आर्टिकल एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है? वो 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 32 जो कि इंडियन पॉलिटी के पार्ट 3 अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में, जो कि अपने आप में खुद एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 और आर्टिकल 368। राइट? ये 3 आर्टिकल को देखिए। आर्टिकल 32 कहता है कि अगर कोई ईदर इंडिविजुअल और स्टेट, ईदर इंडिविजुअल और स्टेट कर्टेल्स एनी फंडामेंटल राइट्स, अगर चाहे वो इंडिविजुअल हो या स्टेट हो, किसी के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करता है या उसके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंज करता है, तो ये आर्टिकल 32 गारंटी है आपके फंडामेंटल राइट की। तो जिस किसी व्यक्ति के, जिस नागरिक के फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो रहे हैं वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डायरेक्टली, विदाउट गोइंग लोअर कोर्ट, विदाउट गोइंग हाई कोर्ट। राइट? मतलब आपसे सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछने वाला है कि क्या आप लोअर कोर्ट गए थे, क्या आप हाई कोर्ट गए थे। ये आपसे जो है मतलब प्रोसीजर के थ्रू क्यों नहीं आए, प्रॉपर चैनल में क्यों नहीं आए। जैसे कि एक होता है ना कि अगर हमको FIR लिखवानी हो तो हम सीधे DGP के पास चले जाएं, तो DGP क्या कहेगा? भाई ये बताइए कि मेरे पास आ गए, ठीक बात है, आपकी प्रॉब्लम है। तो अब आप ये बताइए कि FIR लिखवानी हो तो हम कहाँ जाते हैं? पहले DGP के पास जाएंगे या शहर के कमिश्नर के पास जाएंगे या पुलिस स्टेशन में जाएंगे? पहले हमारा जो है लोकल जुरिडिक्शन, लोकल पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में जाएंगे तो पुलिस स्टेशन में जाएंगे। तो हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में क्या होता है, हम अपनी एक कंप्लेन देते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति से हमें ये परेशानी है। राइट?
अब पुलिस स्टेशन अगर हमारी एफआईआर लिखने के लिए या हमारी कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए मना करे तो हम उसके सीनियर के पास जाएंगे, मतलब एसीपी के पास जाएंगे, फिर एसीपी से फिर डीसीपी के पास जाएंगे, डीसीपी के बाद फिर हम सीपी के पास जाएंगे, यही तो है प्रक्रिया। और सीपी के बाद फिर हम डीआईजी आईजी को अप्रोच करेंगे, फिर एडीजी को करेंगे, फिर डीजीपी को करेंगे जाकर के, मतलब बहुत लेंथीएस्ट प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट डीजीपी के पास जाऊंगा तो डीजीपी क्या या डीसीपी के पास भी डायरेक्ट चला गया तो डीसीपी भी कहेगा कि भाई ये बताइए कि आपकी कंप्लेन तो ठीक है, क्या आप लोकल पुलिस स्टेशन में गए थे अपने? तो हमने कहा कि नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? पहले आप लोकल पुलिस स्टेशन को अप्रोच कीजिए, अगर वो आपको सुनने से, आपको जस्टिस देने से, आपकी एफआईआर लिखने से डिनाई करते हैं, देन हम हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आर्टिकल 32 ये आपके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है। आर्टिकल 226 भी फंडामेंटल राइट्स में ही डील करता है, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है। बस फर्क इतना है दोनों में कि ये जो है हमारा ये फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट। तो जब कभी हमारे किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स का कर्टेल हो तो हम क्या कर सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसको एक केस लॉ से समझते हैं। ये है केस सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इनफैक्ट सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में हुआ क्या था? सज्जन सिंह एक सब इंस्पेक्टर थे, कहाँ पर? राजस्थान पुलिस में। सज्जन सिंह जो है सब इंस्पेक्टर थे राजस्थान पुलिस, राइट। अब सज्जन सिंह को ब्राइबरी के केस में या करप्शन के केस में डीआईजी ने सस्पेंड कर दिया। किसने सस्पेंड कर दिया? डीआईजी ने सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंशन के बाद क्या होता है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेटअप होती है, कमीशन सेटअप होता है। तो इनके अगेंस्ट एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उस जो इंक्वायरी कमीशन था, उस इंक्वायरी कमीशन ने सज्जन सिंह के अगेंस्ट में रिपोर्ट दे दी, राइट। अब जो है डीआईजी साहब ने क्या किया? इसको सस्पेंड, पहले तो सस्पेंड किया था, इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया, इंक्वायरी कमीशन ने सज्जन सिंह के अगेंस्ट में रिपोर्ट दे दी, तो डीआईजी साहब ने इसको डिसमिसल दे दिया, डिसमिस्ड, ठीक है। अब डिसमिस्ड हो गए तो इन्होंने कहा कि यार ये तो गलत हुआ। अब ये गए सीधे कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चाहते तो हाई कोर्ट भी जा सकते थे अंडर आर्टिकल 226, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच की और इन्होंने कहा कि ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स है जो हमारे अगेंस्ट हुई है, ये प्रोसीडिंग ही गलत है और दैट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। माना कि हम एक सिपाही हैं, माना कि हम एक सिपाही हैं, लेकिन 24 घंटे तो सिपाही नहीं है। जब हम ऑन ड्यूटी नहीं हैं तो हम एक आम नागरिक ही तो हुए। अब हम एक आम नागरिक की हैसियत से यहाँ पर कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं कि ये जो हमारा डिसमिसल हुआ है ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बोले कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो इन्होंने फिर वहाँ पर आर्टिकल 311 का रेफरेंस दिया। आर्टिकल 311, इसको भी समझना है आज। आर्टिकल 311 में अभी फिर इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो डिपार्टमेंटल सस्पेंशन एंड रीस्टेट का जो खेल चलता है
वो इनफैक्ट क्या है कि क्यों जो है लोग सस्पेंड हो जाते हैं और वो सस्पेंड होने वाला टेंशन नहीं लेता है, कहता है अरे इट्स पार्ट ऑफ जॉब, ये जॉब का हिस्सा है, कोई बात नहीं, फिर से रीस्टेट हो जाएंगे। क्योंकि उसे पता है कि सस्पेंशन तो हुआ है, रीस्टेट भी बड़े आराम से हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जितने ऑलमोस्ट सस्पेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशन होते हैं। वो कैसे? तो आर्टिकल 311 में ये प्रोविजन है कि ईदर द और हिज अपर ग्रेड ऑफिसर, ईदर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और सुपीरियर अथॉरिटी, सुपीरियर टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी ओनली कैन सस्पेंड, ओनली कैन डिसमिस। और हमारा अपॉइंटमेंट जो है आईजी साहब ने किया था, तो हु इज दिस डीआईजी? डीआईजी होता कौन है मुझे सस्पेंड करने वाला? डीआईजी होता कौन है मुझे जो है जॉब से बाहर करने वाला? आर्टिकल 311 में सीधे सीधे प्रोविजन है कि ईदर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और हिज सुपीरियर अथॉरिटी कैन सस्पेंड, ओनली कैन सस्पेंड, राइट? केवल वो जो जिसने जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या उसकी सुपीरियर अथॉरिटी ही हमको सस्पेंड कर सकती है या डिसमिस कर सकती है। तो कुल मिलाकर के ये जो इंक्वायरी कमीशन सेटअप हुआ वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट प्रेषित हुई वो भी इनकॉन्स्टिट्यूशनल, मेरा सस्पेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इवन मेरा जो है डिसमिसल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हाँ आर्टिकल 311 में ये प्रोविजन है कि केवल वही अथॉरिटी सस्पेंड कर सकती है या डिसमिसल दे सकती है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है तो उसकी सुपीरियर अथॉरिटी दे सकती है। तो सज्जन सिंह के केस में जो है सज्जन सिंह के फेवर में डिसीजन आ जाता है कि सज्जन सिंह को तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है क्या किया जाए, रीस्टेट किया जाए विद ऑनर, मतलब सम्मान के साथ इन्हें पुनः बहाल किया जाए। और रीस्टेट का मतलब एक और भी होता है कि आपको जिस जुरिडिक्शन से, जिस कुर्सी से, जिस स्टेशन से आपको सस्पेंड किया गया है, डिसमिसल किया गया है, तो रीस्टेट भी आपको उसी स्टेशन में किया जाए पहले। इज दैट क्लियर? ताकि वो अधिकारी के लिए एक सीख होती है। अच्छा, अब हम आपको बता दें ये सस्पेंशन का खेल होता क्या है। सस्पेंशन का खेल इनफैक्ट यही होता है कि मान लीजिए किसी इंस्पेक्टर ने कोई मिसबिहेव कर दिया, मिसचीफ कर दी या कोई बड़ी मिस्टेक कर दी। अब उसमें पब्लिक जो है शोर मचाने लगती है, पुलिस प्रशासन हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद और पुतला फूंक देना, ये कर देना, मतलब अगेंस्ट पुलिस फोर्स प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो जब पुलिस फोर्स प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं तो पुलिस को क्या करना है कि उस उपद्रव को रोकना है। भाई पुलिस फोर्स क्या करती है, तुरंत एसपी आएगा, एसएसपी आएगा, कौन था इंस्पेक्टर, या ये हट सस्पेंड, यू आर सस्पेंडेड, कहता है यस सर। उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि उसका सुपीरियर है, सीनियर है, वहाँ पर तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं पढ़ाएगा। पब्लिक है वो तुरंत अरे यार एसपी साहब आए तत्काल सस्पेंड कर दिया, थानेदार को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं पता है कि एसपी साहब सस्पेंड करने का पावर ही नहीं रखते हैं। कर दिया चूंकि उसका सुपीरियर है तो उसका भी वो जूनियर होने के नाते ये उसकी ड्यूटी है कि अपने सुपीरियर को फॉलो करें। तो सुपीरियर को फॉलो करने के चक्कर में वो भी कह देता है यस सर, लाइए अपना सर्विस रिवाल्वर दीजिए। सर्विस रिवाल्वर बेल्ट जमा, दो ही चीज़ें जमा होती हैं, सर्विस रिवाल्वर और बेल्ट, ये जमा करके वो कहता है ठीक है भाई हम तो सस्पेंड हो गए। अब उसको जो वैसे भी सारा परेशानी रहती है पुलिस फोर्स को, छुट्टी मिलती नहीं जल्दी से, वो कहता चल यार अब रहने दो, 2-3-4 महीने सस्पेंड ही रहने दो। सस्पेंशन में क्या मिलता है, हाफ सैलरी मिलती है, 3-4 महीने बाद देखेंगे। फिर वो जाता है अपने सीनियर के पास, फिर कहता है कि साहब एसपी साहब ने सस्पेंड कर दिया था, जो कि जैसे अब यहाँ कमिश्नरी लगी है तो अब डीसीपी हो गया, उस वही एसपी की पोस्ट को अब हम डीसीपी कहने लगे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, रीस्टेट हो गया। अब वो उसका जो सुपीरियर अथॉरिटी आएगा, कमिश्नर रैंक का, आईजी रैंक का, डीआईजी रैंक का, उसके पास जाएगा वो, ठीक है दोबारा ऐसी गलती मत करना।
वो उसी समय उसको जो है क्या कर देते हैं, रीस्टेट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रीस्टेट तो करना ही करना है, नहीं करेंगे तो फिर ये कोर्ट भाग जाएगा, और कोर्ट भाग जाएगा तो फिर कोर्ट में भी वही प्रक्रिया है, कोर्ट तुरंत बहाल कर देगा। तो कई बार जो है इनका इंक्वायरी कमीशन बैठ जाता है, ड्रामा, ये सब कुछ नहीं है। सस्पेंशन एक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का एक खेल है, ड्रामा है, पब्लिक को शांत करने का, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, राइट। अगर वो एसपी उस समय तत्काल एक्शन ना लेता तो पुलिस पब्लिक शायद बौखलाहट में बहुत बड़े जो है इशू क्रिएट कर देती, झगड़ा फसाद कर देती, कुछ भी कर सकती थी। तो या पुलिस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें फिर लाठी चार्ज करना पड़ता। तो इससे बढ़िया है तरीका कि पब्लिक को तुरंत बेवकूफ़ बनाओ, क्योंकि पब्लिक तो बेवकूफ़ है। अच्छा, इंस्पेक्टर की गलती है, बुलाइए इंस्पेक्टर को, कहाँ इंस्पेक्टर, इधर आओ, ये वो, यू आर सस्पेंडेड एंड यू कैन गो, सस्पेंड हो गए आप, जा सकते हो, लाइक दैट। अब पब्लिक सस्पेंशन को, कोई पब्लिक जो अनपढ़ लोग हैं उस ये भी समझते हैं कि थानेदार की तो नौकरी चली गई हैं, अरे एसपी साहब आए, उन्होंने डांटा और उसकी नौकरी चली गई। अरे भाई, नौकरी नहीं गई, उसको सस्पेंड किया गया है ड्यू टू फेल्योर इन हिज जॉब। अपने जॉब में वो फेल्योर रहा, दैट्स वाई उसको जो है क्या किया गया है, सिर्फ सस्पेंड किया गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया 311 का भी बड़ा रोल है। क्या रोल है कि भाई केवल वही अथॉरिटी ही सस्पेंड कर सकती है, वही अथॉरिटी डिसमिस कर सकती है जिस अथॉरिटी ने जिसको अपॉइंट किया हो, या फिर उसकी सुपीरियर अथॉरिटी, या इसको ऐसी भाषा में भी समझ लो, एक व्यवहारिक भाषा में, कि जो चीज़ आपके पिताजी ने हमको दी है वो बेटा कैसे छीन सकता है। इज दैट क्लियर? देने वाले जब पिताजी हैं तो बेटा कौन होता है, मुझसे उस चीज़ को छीनने वाला। इज दैट क्लियर? तो इसको व्यवहारिक भाषा में समझ में आ जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 32 में हमें कहने का मतलब ये था कि सज्जन सिंह हाई कोर्ट क्यों नहीं गए 226 में, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? क्योंकि ये प्रोविज़न है कि इधर स्टेट और इंडिविजुअल, चाहे स्टेट हो या इंडिविजुअल हो, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का जो है इन्फ्रिंज हो, हनन हो, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आर्टिकल 32 इज प्रोटेक्टर और गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट। ये आपके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी भी है और प्रोटेक्टर भी है। इज दैट क्लियर? आर्टिकल सेम प्रोसीजर आप आर्टिकल 226 में करते हैं। मतलब हाई कोर्ट भी आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि भाई आपके अगर फंडामेंटल राइट कर्टेल हुए थे या इन्फ्रिंज हुए थे तो क्या आप जो है लोकल ज्यूरिडिक्शन में गए थे क्या, मतलब लोअर कोर्ट में गए क्या? तो उन्होंने कहा नो सर, लोअर कोर्ट नहीं गए। मतलब इस तरह की क्वेश्चनिंग ही नहीं होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को अगर अप्रोच कर रहे हो तो हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगा और आपके साथ जस्टिस होगा। इज दैट क्लियर? नहीं, आप आर्टिकल 32 में जाओगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे, और ना कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी इसमें। कोई अदर आर्टिकल में जाएंगे, ये तीनों को छोड़ के दो क्वेश्चनिंग होगी ना? नहीं, अदर आर्टिकल्स में कहाँ जा ही नहीं सकते हैं, ये दो ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के लिए यही दो आर्टिकल हैं। इज दैट क्लियर? मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे एक प्रक्रिया होती है, अभी हमने बताया कि अगर FIR लिखवाना है तो हम DGP के पास नहीं जाते, थाने में जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप लोअर कोर्ट जाएं, डायरेक्ट जा सकते हैं। 32 में जाएंगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और 226 में जाएंगे तो सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। इज दैट क्लियर? वहां पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपसे ये क्वेश्चनिंग नहीं करने वाला है कि आप नीचे अर्थात निचली कोर्ट में क्यों नहीं गए, लोअर कोर्ट क्यों नहीं गए। आपकी बात वहीं पर सुनी जाएगी। इज दैट क्लियर? आप समझ में आया? अच्छा, 368 क्या है? 368 ये जो है आपका, ये कानून बनाने वाला है। क्या है? कानून बनाने वाला। अब ये कानून बनाता है तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये पावर है कि पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाया है, कहने का मतलब ये है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी एम्पावर करता है, ताकत देता है। क्या देता है? कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है
ये एम्पावर्ड होती है आर्टिकल 32 से। कैसी एम्पावर्ड होती है कि पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया है उस लॉ की इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा कि जो कानून बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या नहीं। मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई एक लॉ बना दिया और ये कह दिया कि अब से ये जो है ये फंडामेंटल राइट सिटीजन्स का नहीं रहेगा, तो वहाँ पर तुरंत जो है क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आ जाएगा कि भाई ये जो लॉ बना रहे हो आप, ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं। क्योंकि ये आर्टिकल 13 क्लाज 2 में भी प्रोविजन है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती है जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव होंगे। क्योंकि इसको मोटी भाषा से समझिए, जब हमने आर्टिकल 13 क्लाज 1 पढ़ाया था तब हमने इसमें कहा था कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब होता है कि हमारा जो 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट हुआ, इन्फोर्समेंट में आया, तो उससे पहले भी तो लॉज थे, ब्रिटिश लॉ थे जब ब्रिटिश रूल था। तो उस समय के जो भी लॉज हैं वो ऑल द लॉज, ऑल द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विल रिमेन एग्जिस्ट, वो बने रहेंगे एज इट इज। कैसे? किसमें है? ये आर्टिकल 13 क्लास 1 में कि ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विल रिमेन एग्जिस्ट, राइट? वो रहेंगे। लेकिन आर्टिकल 13 क्लास 2 कहता है कि वो सारे लॉज हो जाएंगे वाइड जो फंडामेंटल राइट्स के डिसरिस्पेक्ट करेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स की डिसरिस्पेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। और वो सारे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के साथ खड़े हैं, वो सारे के सारे लॉज होंगे क्या? वैलिड होंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्याख्या करेगी कि जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से जो है आपका जो है आर्टिकल 13 क्लास 1, 13 क्लास 2 ये हम बार बार जो है पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चनिंग बहुत होती है। इसकी हम क्वेश्चनिंग भी करेंगे जब ये फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएगा। इससे फिर हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद आर्टिकल 32, 226, 368 और 311। 311 में हमने आपको बता ही दिया ये सस्पेंशन और इसका खेल कैसे चलता है। इज दैट क्लियर? क्यों लोग सस्पेंड होते हैं, क्यों लोग तुरंत बहाल हो जाते हैं। सस्पेंड होते हैं एक सरकमस्टांसेस के तहत और बहाल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर में आकर के। इज दैट क्लियर? क्यों भाई? तो आर्टिकल ये आपका क्लियर हो गया। अब आता है आपका 33। 33 जो है ये बात करता है किसकी? आर्मीज या इंडियन आर्मेड फोर्सेस। अब इसमें कौन कौन से आ गए? आपकी तीनों तो सेनाएं आ गई, आर्मीज, BSF, मतलब जिसको हम ऐसे समझ लीजिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस। पैरा मिलिट्री फोर्सेस में आपके ये सारे आ गए, BSF आ गई, CRPF आ गई, ITBP आ गई, CISF आ गई। ये जितने भी फोर्स हैं और इंक्लूडिंग पुलिस फोर्स, including police force has no fundamental right। इनके फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। इज दैट क्लियर? अब इनके फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं होते हैं? जो भी हमारी फोर्सेस हैं इनके फंडामेंटल राइट्स यूँ नहीं होते हैं कि अभी
एक इंस्पेक्टर ड्यूटी करके अपने घर पहुंचा है, और वो कितने घंटे बाद पहुंचा है? 16 घंटे की उसने जो है ड्यूटी की, और घर पहुंचा ही था कि पता चलता है कि उसके जुरिडिक्शन में कोई बड़ी वारदात हो गई, कोई लूट हो गई, कोई घटना घटित हो गई। तो वो इंस्पेक्टर इस बात को नहीं कह सकता है कि मैं 16 घंटे ड्यूटी करके आया हूँ, अब कोई और देख ले इस मामले को। अगर कोई बड़ी घटना घटित होती है तो उस समय चाहे उसने 16 घंटे की हो या 17 घंटे की हो या 24 घंटे बाद घर गया हो, उसको तत्काल उस समय घटना स्थल पर पहुंचना ही है, क्योंकि उस समय उसके सीनियर भी उस घटना स्थल पर पहुंच रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अगर इंस्पेक्टर मान लीजिए किसी चाहे सरकारी काम से ही, किसी थाने का SHO सरकारी काम से ही मेरठ गया है, मान लीजिए यहाँ से गाजियाबाद से या नोएडा का कोई ऑफिसर है, और वो कहाँ गया है? मेरठ गया है। अब मेरठ गया है क्योंकि SHO खुद गया है, स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज है, वो हेड है, तो जाहिर सी बात है कि क्या पुलिस स्टेशन खाली हो गया उसके एकमात्र के चले जाने से? बाकी पुलिस फोर्स तो है ना थाने में, उसकी अब्सेंस में उसका सेकंड अफसर है ना डिसीजन मेकर, है कि नहीं है? तो अगर SHO मेरठ में है लेकिन उसके जुरिडिक्शन में कोई लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, मतलब कोई बलवा हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, तो हु विल रिस्पॉन्सिबल? उसके जूनियर? नो। कौन होगा? SHO इज आंसरेबल। SHO की जिम्मेदारी है कि आखिर उसकी पुलिस फोर्स के रहते हुए उसने क्या गाइड किया था कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया। तो सस्पेंशन होगा या पनिशमेंट जो भी होगा, वो पनिशमेंट किसको होगा? पहले स्टेशन ऑफिसर हेड को होता है, जिसको SHO कहते हैं हम लोग, ठीक है? वो ये नहीं कह सकता साहब जब ये घटना घटी तब तो मैं था ही नहीं, तब तो मैं मेरठ में था। मेरठ में थे तो आपने किसी को तो जिम्मेदारी दी होगी, वो कहेगा हाँ दी थी, मैंने अपने सेकंड अफसर को दिया था कि आप थाना आज आप चलाएंगे, तो वो थाना चला रहा था। अब उसने थाना चलाई तो सारी लापरवाही तो उसकी हुई, सेकंड अफसर की हुई ना, जिसके रहते हुए ये हुआ, इशू क्रिएट हुआ। लेकिन नहीं, तब भी वो वही जिम्मेदार है। आंसरेबल केवल वही है जो मुखिया है, जो सीनियर है, उसकी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए सबसे पहले कहते नहीं हैं कि अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में, अब जैसे कि यहाँ पर एक गोलीकांड हुआ था सेक्टर 71 में या 70 में की बात है, अभी शायद नहीं, एक डेढ़ साल पहले घटना है। तो उसमें इंस्पेक्टर इलाहाबाद में था उस समय, SHO छुट्टी पर था, अपने घर गया हुआ था, और घटना घटित हो गई, सस्पेंड वो हुआ। अब बताइए उस गोलीकांड में उस इंस्पेक्टर की क्या गलती है भाई? छुट्टी पर है, घर गया है, तो उन्हें तो दोबारा मिल गई भाई वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया। हाँ भाई, वो तो हमने कहा कि ये सस्पेंशन जितने भी होते हैं ये सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंशन होते हैं, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा शोर शराबा ना करे, तोड़ फोड़ ना करे, हंगामा ना करे, इसलिए सस्पेंशन का खेल जो चलता है वो फालतू का है एक तरह से। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में एक लॉफुल तरीके से जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, उसके तरीके से अगर एक भी सस्पेंशन हो जाए, एक भी बहाल करके दिखा देना तो बता दूंगा कोई बहाल नहीं होगा, क्योंकि वो अगर पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया होगा उसको सस्पेंड करने में, तो फिर उसके बहाल होने में भी बहुत बड़ा प्रोसीजर होगा। अब ये होता है कि पब्लिक शोर मचाने लगती है, हाय हाय का नारे लगाने लगती है, तो उस समय पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी अधिकारी जो भी आता है, उससे सीनियर है, इंस्पेक्टर से ACP DCP, उसने कहा सस्पेंडेड। अब पब्लिक शांत, सस्पेंड कर दिया, नौकरी चली गई। पब्लिक को लगता है नौकरी चली गई, पब्लिक खुश कि भाई ACP साहब आए, उन्होंने कह दिया सस्पेंडेड। अब ACP साहब की क्या हिम्मत है कि एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दें? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसके सस्पेंशन की रिकमेंडेशन करेंगे कि सर इसको सस्पेंड कर दिया जाए, मुझे लगता है कि ये, तो उसको जो है ACP, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट मांगी जा सकती है। ACP रिपोर्ट DCP को करेगा, DCP जो है
सीपी को करेगा, फिर वो डीआईजी आईजी तक जाएगी। आईजी अगर सस्पेंड कर रहा है तब वो सस्पेंशन है, राइट। अगर आईजी से नीचे कोई भी सस्पेंड कर दे रहा है तो वो सस्पेंशन नहीं। जो प्रोसीजर है वो ये सस्पेंशन की जो प्रक्रिया है वो आईजी तक जानी चाहिए, वो भी एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो इनके होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि भाई अभी हम 16 घंटे ड्यूटी करके आए या 17 घंटे ड्यूटी करके आए हैं। अगर हम इनको भी फंडामेंटल राइट्स दे देंगे तो इस हमारे देश की जो है इंटरनल और देश की जो एक्सटर्नल दोनों सुरक्षा जो है क्या हो जाएंगी, खतरे में पड़ जाएंगी। सेना उधर लड़ने से इनकार कर देगी और पुलिस फोर्स यहाँ प्रॉपर ड्यूटी करने से इनकार कर देगी। कहेंगे यार हमको जो है कोल्हू का बैल समझ रखा है क्या, कि जो सुबह से लेकर के शाम तक चलते रहे। अरे बैल से भी ज़्यादा गैर गुजरी है हमारे देश की पुलिस की स्थिति। हमारे देश की जो पुलिस की स्थिति है वो बैल से भी ज़्यादा गैर गुजरी है, और बल्कि ईंटों के भट्ठे पर जो काम करता है ना खच्चर, उससे भी गैर गुजरी है। पूछो क्यों? खच्चर से भी हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेते हैं, 8 घंटे 10 घंटे ले लेंगे हैं, 48 घंटे भी करा लें। और यहाँ पुलिस फोर्स से जो है 48 24 घंटे काम ले लिया जाता है। तो साला खच्चर से भी ज़्यादा बदतर स्थिति है पुलिस की। इज दैट क्लियर? तो और फिर भी वो कुछ कह नहीं सकते, वो ये नहीं कह सकते कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नहीं कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट ही नहीं। बेचारे क्या कहेंगे किसी से, जो कह दिया कर देंगे। आर्टिकल 34 क्या कहता है? ये जो है मार्शल लॉ की बात करता है। किसकी बात करता है? मार्शल लॉ की। मार्शल लॉ क्या होता है आपको पता है? जब सामान्य प्रशासन सेना के हाथ में दे दिया जाए, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जब जो है सेना के इन हैंड हो जाता है, हाँ, तो मिलिट्री जब रूल करने लगे तो उसको मार्शल लॉ कहते हैं, और उसको कहते हैं मार्शल लॉ का लागू होना। तो मार्शल लॉ कब इनैक्ट होता है? बेसिकली मार्शल लॉ के बारे में एक चीज़ आपको और हम बता दें कि मार्शल लॉ कभी भी पूरे स्टेट में या पूरे नेशन में एक साथ नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये कभी कभी किसी स्टेट में कहीं पर या कुछ सर्टेन रीजन में इसको एक्सरसाइज किया जाता है। तो मार्शल लॉ कब लगता है? इनफैक्ट जब मान लीजिए किसी जगह पर जो है गवर्नमेंट फेल्योर हो गई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में, सरकार फेल हो गई, अब पूरे शहर में आगजनी फलाना ढिमका प्रशासन। तो पहले तो ये होता है कि हमारे यहाँ जो एक प्रोसीजर होता है कि पहले तो पुलिस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पुलिस कई स्टेप में कंट्रोल करती है। फिर जो है पुलिस से अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो पुलिस के पास जो है मैं आपको इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है, कहो तो बता दूंगा। इनफैक्ट जब 4, 6, 10 लोग अगर खड़े हो जाएं और बिना मतलब में अगर खड़े हो जाएं तो पुलिस हैज़ द राइट कि वो जो है सेक्शन 129 CRPC में इनको जो है भीड़ को डिस्पर्स होने का आदेश करती है कि भाई डिस्पर्स हो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो जो है अभी लाठी चार्ज करना पड़ेगा आप पर। अब लाठी चार्ज करने के लिए या तो वहाँ पर मौके पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या कम से कम SHO रैंक का व्यक्ति हो। वो जब कहेगा लाठी चार्ज, तो लाठी चार्ज का जब वो आवाज़ देता है तो पुलिस के जो नीचे वाले होते हैं SHO से नीचे या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नीचे, वो पुलिस फोर्स अपनी लाठी उठाएगी और पब्लिक की तरफ दौड़ेगी और ज़मीन में पटक देगी। मतलब ज़मीन में पटकने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि गए और सर में मार दिया जाकर के सीधे या किसी के टांग में मार दिया, पहले नीचे लाठी चार्ज। मतलब वो एक तरह से डर उनको दिखा दो कि यार अब तो पुलिस ने लट उठा लिया, अब भागो। अगर वो भागते हैं तो ठीक है, अब पता चला कि उन्होंने रिटेलिएट कर दिया पब्लिक ने, इधर से आपने लाठी उठाई उधर से उन्होंने पत्थर उठा दिया, फिर ये होगा कि भाई प्रॉपर लाठी चार्ज होगा। अब लाठी चार्ज होने के बाद अगर उससे भी स्थिति कंट्रोल नहीं होती है तो फिर अपर अथॉरिटीज़ को जो है क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है कि भाई अब ये मामला जो है अनकंट्रोल हो रहा है। तो फिर ये होता है कि भाई फायरिंग कर दो।
फायरिंग में भी पहले तो हवाई फायर, फिर ये फायर, फिर आंसू के गोले, पानी बौछार, वो तमाम प्रक्रियाएं चलते चलाते फिर लास्ट में ये होता है अब पीएसी बुला लो, पीएसी फिर ये होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला लो। पैरामिलिट्री फोर्सेस के आते आते तक स्थितियां सब कंट्रोल हो जाती हैं। अगर 1% मतलब पूरे स्टेट में वो अब इशू क्रिएट हो गया तो फिर ये होता है कि अब ये स्टेट की जो है जो असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दो और यहाँ पर क्या है मिलिट्री रूल कर दो। जैसे गाजीपुर में लगा। हाँ, तो मिलिट्री रूल जैसे ही लगा देंगे आप तो फिर मिलिट्री अपने हाथ में पावर ले लेगी। और मिलिट्री रूल लगते के साथ ही जो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब मिनिस्ट्री जो होती है वो सब खत्म। और वो किसी को गोली मार दे तो आप उसको जो है उसके नो अपील नो दलील, किसी भी कोर्ट में ना तो कोई अपील कर सकते हैं ना कोई आप दलील दे सकते हैं। ठीक है, एज ये रोलेट एक्ट में भी है, रोलेट एक्ट 1919 का है, उसमें भी है नो अपील नो दलील। इस एक्ट के तहत, रोलेट एक्ट या मार्शल लॉ के तहत जो कार्रवाई अगर हो गई तो उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो कि भाई मेरे बेटे को तो वो तो आलू लेकर के आ रहा था, उसको क्यों मार दिया। बैग में आलू है, पुलिस को अगर लग रहा है कि बम है तो बम समझ के ही तुम्हें गोली मार देगी, बात खत्म। निपटा दिया। क्यों निपटा दिया? मार्शल लॉ लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो मार्शल लॉ जो है कभी भी पूरे देश में नहीं लगता है। जिस देश में स्थितियां अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, अब जब सरकार के बस की कुछ ना रह जाए तो फिर जो है मार्शल लॉ लगता है। तो फिर चाहे मंत्री जी भी हो तो उनको भी निपटा देगी आर्मी, हैं? चाहे वो मंत्री जी भी हो तो भी निपटा देगी आर्मी के लिए। फिर कोई कुछ नहीं रह जाता है, चाहे वो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। अगर आर्मी ने एक बार उनको जो है कमांड दी, थम नहीं रुके, ठक। अगर आर्मी का कोई जवान है, उसकी किसी से दुश्मनी हो, सामने चला है, मार्शल तो मार देगा। देखिए, वो हम कह नहीं सकते हैं कि वो दुश्मनी भी निकाल सकता है ऐसे मौके पर, बिल्कुल निकाल सकता है, लेकिन वो उस एक एक्सेप्शन है, उसको आप उसके बिहाफ पे मार्शल लॉ तो नहीं ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि आर्मी का भी एक अपना धर्म होता है। तरीका तो ये होता है कि उस समय आप अननेसेसरी किसी को गोली ना मारें, लेकिन उस समय क्योंकि सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए कई बार आर्मी को अननेसेसरी भी गोली चलानी पड़ जाती है। इज दैट क्लियर? तो खैर ये हो गया आपका मार्शल लॉ और ये आर्टिकल 34 हो गया। अब इसके बाद आपका लास्ट आर्टिकल बचा है। ये लास्ट आर्टिकल ये कहता है कि ड्यूरिंग द मार्शल लॉ नो अपील नो दलील, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई अपील नहीं, कोई मतलब किसी कोर्ट में आप ना तो सुनवाई हो सकती है ना कुछ हो सकता है। इसी के साथ आपका आज फंडामेंटल राइट्स का सेशन समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्रिप्शन बटन में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।